हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज मेरे पास है ईएम वेव और ईएम वेव का फर्स्ट आर्टिकल मैंने लिया है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो बच्चा, ये मेरे पास है एक कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसमें एक है मेरे पास प्लेट ए। ठीक है, आप इसको प्लेट ए और इसको मैंने प्लेट बी मान रहा हूं मैं। प्लेट बी, एक प्लेट ए है और दूसरी प्लेट बी है मेरे पास। एक होगा पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा हमारे पास प्लेट होगा नेगेटिवली चार्ज। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और दूसरी हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज प्लेट। और दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट्स के बीच, वो है आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, जिसमें जो सिग्मा है वो है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर। चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर। तो दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है बेटा कितनी, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा को मैं रख देता हूँ Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नोट, जो आपने कैपेसिटर्स में इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, अब देखो बच्चा, अब हमें क्या करना है। हमारे पास एक एम्पियर मैक्सवेल की स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट मुझे बताती है कि अगर करंट है तो ही मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि वो मुझे कहती है कि बी डॉट डी है दैट इज इक्वल टू म्यू नोड इनटू आई। आई कैसा करंट है, ये है आपका कंडक्शन करंट जो वायर से फ्लो करता है। कैसा करंट है ये, कंडक्शन करंट है। ये कहते हैं कि अगर कंडक्शन करंट हमारे पास नहीं है तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। भाई अगर मैं यहां से सीधा सीधा कह दूं, ये एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं हम इसे, एम्पियर्स लॉ भी बोल देते हैं इसे सिंपल। एम्पियर्स लॉ की अगर मैं बात को कंप्लीटली मान लूं तो ये कहते हैं कि अगर हम कंडक्शन करंट को जीरो कर दें, आई कंडक्शन अगर हम जीरो कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही बात कहता है ये। लेकिन जब मैंने इस कैपेसिटर के लिए यही चीज परफॉर्म करनी चाहिए तो मेरे पास कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का बना, जो मैं आपके सामने अभी रिप्रेजेंट करने वाला हूं। भाई मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रखा कंपास, यहाँ रखा कंपास, एक कंपास मैंने यहाँ रखा, एक कंपास मैंने यहाँ रखा, एक कंपास मैंने यहाँ रखा। ठीक है, और एक इनके बीच में भी रखा। ये देखिए, ये मैंने इनके बीच में भी रखा। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने कंपास लिए और इनको सभी को ऐसे मैंने रखा अलग अलग पोजीशन पे, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है ना, अलग अलग पोजीशंस मैंने उनकी ली और अलग अलग पोजीशन पे वो कंपास मैंने रखे कुछ इस तरह से। ठीक है, अलग अलग पोजीशन, ये देखिए कुछ अलग अलग पोजीशन पे मैंने ली। तो देखो यहाँ पे 100% श्योर है कि इस कंपास में डिफ्लेक्शन होना लाजमी है। ठीक है, ये आपके पास है नॉर्थ पोल इसका और ये इसका साउथ पोल। आप इस तरह से प्रेजेंटेशन दे दें ताकि अच्छा लगेगा। नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, इस तरह से ये नॉर्थ ये साउथ। तो यहाँ इस पोजीशन में डिफ्लेक्शन है क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ भी है क्योंकि करंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इस गैप में कोई करंट नहीं है। इस गैप में कोई करंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, डिफ्लेक्शन है। फिर भी क्या है, डिफ्लेक्शन है। यानी कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को ध्यान से अप्लाई करूं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए जीरो। होना चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्योंकि यहाँ पे आई कंडक्शन आपका क्या है, जीरो के बराबर है। आई कंडक्शन आपका जीरो है क्योंकि इन दोनों के बीच गैप है और गैप में मान लीजिए कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, जैसे कि एयर मान लो आप। ठीक है, तो यानी कि कंडक्शन में करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए
तो ये मैग्नेटिक नीडल कैसे डिफ्लेक्ट हो सकती है? ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन डिफ्लेक्शन तो हुई है। तो इसका मतलब है कि बी डॉट डीएल जो है आपका, यानी कि आपके पास जो बनता है बी डॉट डीएल, दैट शुड नॉट बी ओनली इक्वल टू म्यू नॉट आई conduction, but some current is also there, and that current is known as displacement current, I से IT। मतलब यहाँ पे करंट है, क्योंकि ऑरस्टेड ने कहा था कि when current flows through the open wire, then there is some magnetic field around the wire। यानी कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई ना कोई करंट भी होगा। अब उस करंट का नाम हमने क्या लिया है? डिस्प्लेसमेंट करंट हमने उसका नाम रखा है। हमने उसका नाम रखा है बेटा क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। आप ये बात याद रखिए, यहाँ जो करंट जनरेट हुआ है उसी करंट को हमने क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट करंट बोला है। अब आप एक बात बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जैसे जैसे हम, आपको पता है कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन जो होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक लगातार क्या करता जाएगा? वेरी करता जाएगा। मतलब फील्ड लाइंस में चेंज हो रहा है। कैसे? कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? ठीक है, कैसी फील्ड लाइंस में? जो यहाँ से बनी है इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के कारण और नेगेटिवली चार्ज प्लेट के कारण। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इनके कारण फील्ड लाइंस बनी है। मतलब आज मेरे को ये बात पता चली कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, तो भी आई इंड्यूस होगा। इससे पहले मैंने क्या सुना था? इससे पहले मैंने सुना था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो ही क्या होता है? जनरेट, इंड्यूस होता है करंट, जो मुझे फैराडे ने बताया। लेकिन आज मुझे मैक्सवेल ने बताया। क्या कहा मैक्सवेल ने? मैक्सवेल ने ये बात कही कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो भी करंट क्या होगा बेटा? इंड्यूस होगा। तो भी करंट क्या होगा बच्चा? इंड्यूस होगा। मेरी बात आप सुन रहे हैं कि मैंने कहा कि मैक्सवेल ने ये बात कही कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो भी करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा। ये बड़ी बात है बेटा। मतलब यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा आए, वो किसके इक्वल होगा? डी फाई बाई डी टी के इक्वल होगा। फाई कैसा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या कंस्टिट्यूट करेगा? करंट। बट फ्लक्स की वैल्यू तो क्यू बाय एप्सिलॉन नोट होती है, तो आपको एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आई डी आपका किसके इक्वल हो जाएगा? एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ फाई ई की वैल्यू होगी क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट गया तो आपके पास बचा डी क्यू बाय डी टी। डी क्यू बाय डी टी किसके इक्वल होगा? करंट के इक्वल होगा। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। तो ये आपके पास आ गया डी क्यू बाय डी टी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू रहती है वो एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाय डी टी रहती है। यानी कि अगर मैं इस डेफिनेशन को, इसको बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल स्टेटमेंट बोलते हैं हम इसको। एम्पियर और मैक्सवेल ने दिया था ये लो, तो एम्पियर मैक्सवेल लो, मैक्सवेल्स लो, एम्पियर मैक्सवेल का लो क्या बन जाता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज लूप that is not equal to mu naught into I that is IC, C for conduction, plus mu naught into ID, ID की वैल्यू है एप्सिलॉन नोट d phi e by dt। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? वैसे तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये गॉस लॉ से लिखी है, और गॉस लॉ मुझे क्या बताता है? गॉस लॉ मुझे बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट कंटिन्यूअस, they have a starting point as well as ending point। स्टार्टिंग क्या होता है उनका? पॉजिटिव, और एंडिंग क्या होता है उनका? नेगेटिव। ठीक है, तो ये मुझे गॉस लॉ बताता है। गॉस लॉ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, मतलब E डॉट ds that is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed in that surface। net charge enclosed in that surface, ये उसकी स्टेटमेंट थी। और आपको अगर कोई भी पूछ लेना कि भाई गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या इन्फो देती है, तो वो यही इन्फो देती है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस नहीं होती, वो डिसकंटिन्यूअस होती हैं। डिसकंटिन्यूअस इसका मतलब है उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और उनका एक एंडिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और उनका एंडिंग पॉइंट भी होगा। ठीक है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट भी रहेगा और उनका एंडिंग पॉइंट भी रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब देखो उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या कहा जी, मैक्सवेल ने मिलके बी डॉट डीएल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर म्यू नॉट में कॉमन ले लूं तो आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये बात आपके सिलेबस से रिमूव हो चुकी है हालांकि, जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, फिर भी आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि ये ऐसी है जिसका यूज आपके न्यूमेरिकल्स में भी हो सकता है। ठीक है, आपसे इसकी जनरल बातें भी पूछी जा सकती है। हालांकि इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, नए वाले बच्चों के सिलेबस में है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से इसे कवर करना चाहिए। ठीक है, तो आप कवर कर लीजिए इसको। अब देखो बच्चा, मैं स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा? ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं इसमें जो यूज होती है, वो कैसे यूज होती है, हमें सभी से डील करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ईएम वेव। वैसे तो हम इसको लाइट वेव भी बोलते हैं, गामा वेव भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन की फॉर्म में वेरिएशन होंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स में एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, देखिए कैसे। मान लीजिए कि मेरे पास ये है 3 डायरेक्शंस। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपके पास वाई एक्सिस और ये है आपके पास जेड एक्सिस। तीनों के तीनों एक्सिस हैं आपके पास। एक है एक्स, एक है वाई, एक है आपके पास जेड और ये है आपका ओरिजिन। ठीक है, ये आपके पास है ओरिजिन। मान लीजिए कि कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेव चल रही है, कुछ इस तरह से। मान लीजिए वो वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग है कुछ इस तरह से, इस तरह से वाई एक्सिस के अलोंग है। मैंने माना है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग हमने कंसीडर करना है। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग। और एक्स एक्सिस के अलोंग हम बात करते हैं। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो है आपका जेड एक्सिस के अलोंग। जेड एक्सिस के अलोंग। ये देखिए इस तरह से जेड एक्सिस के अलोंग। देखिए हमने आपको यहाँ जो प्रेजेंटेशन दी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर।
और जो वेव प्रोपगेट कर रही है EM वेव, उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनती है किसकी, वेव। यहाँ जो वेव की स्पीड रहेगी, आपको पता है कि म्यू नोट जो कांस्टेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है, और एप्सिलॉन नोट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इन दोनों से मिलकर बनता है स्पीड ऑफ वेव c, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन। अब म्यू नोट की वैल्यू भी आपको पता है जी, कि म्यू नोट क्या, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है ना। इसकी यूनिट रहती है जी वेबर पर एम्पियर पर मीटर, पर एम्पियर पर मीटर। फ्लक्स की फॉर्म में लिखा है मैंने, वेबर पर एम्पियर पर। एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू रहती है वो रहती है जी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इसकी यूनिट रहती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर ये वैल्यूज हम रखें तो c की जो वैल्यू आती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। तो आप इस तरह से भी इसको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए जी, हमने यहाँ पे जो लाइट का नेचर माना वो ट्रांसवर्स नेचर हमने कंसीडर किया। अगर मान लो कि जैसे आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल बनते हैं, आपको पता है कि आप वेव वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो वेव की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ वेव, अगर मैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे रिपीट किया जाता है अपने आप को, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स रिपीट करते हैं अपने आप को, तो उनका मोशन पीरियोडिक है, ऑसिलेशंस भी हैं, ऑसिलेटरी भी मोशन है। तो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की इक्वेशन मेरे पास बनती है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस 5। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक वेव। इसका आपको यूज करना पड़ सकता है बच्चा, ठीक है। आप एक बात याद रखिए कि जो वेव की वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी है वो क्या रहेगी आपके पास, वेव की जो वेलोसिटी है वो आप कैसे निकालोगे, वेव की वेलोसिटी, ठीक है, तो वो हो गया कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। टी का कोफिशिएंट है ओमेगा, एक्स का कोफिशिएंट है के, तो ओमेगा अपॉन के, दिस इज वेव वेलोसिटी, ये वेव की वेलोसिटी है। अगर आपको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी, पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आपको निकालनी हो, पार्टिकल वीपी, पी फॉर पार्टिकल, तो दिस इज डी वाई बाई डी टी, ठीक है, तो वो आप डी वाई बाई डी टी से निकाल सकते हैं। इसमें फाई जो रहता है वो इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज है, ठीक है। फाई को आप इनिशियल फेज की तरह ट्रीट करके चलें, जैसे कि एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप उसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए देखो, उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड उसने दिया है मुझे वाई एक्सिस के अलोंग, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, तो उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻7 साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ अंदर है मेरे पास 0.5 इंटू 10⁻³ एक्स प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टी, ठीक है, 11 टी, 10⁻11 टी, और ये मेरा है टेस्ला, ठीक है। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेवलेंथ निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको एक्सप्रेशन भी लिखना है, ठीक है। तो आप कैसे काम करेंगे, देखो, सबसे पहले जब आपको वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो कैसे काम करेंगे बताइए आप।
अगर मान लो कि ये, अगर मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं इसको, तो इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? इसका एम्पलीट्यूड जो है वो है आपका 2 इंटू 10⁻⁻⁷। एक्स का कोफिशिएंट कौन होता है? के होता है। तो प्रोपगेशन कांस्टेंट के क्या होता है भाई? प्रोपगेशन कांस्टेंट। प्रोपगेशन कांस्टेंट के की वैल्यू होती है बेटा, याद रखना, 2π/λ। तो के की वैल्यू के इंटू एक्स का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे? 0.5 इंटू 10⁻3, तो यानी कि 5 इंटू 10⁻2, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2π/5 इंटू 10⁻2, यानी कि आपके पास आ गया 10⁻⁻3, यानी कि 4π इंटू 10⁻⁻3 मीटर वेवलेंथ आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह से अगर टी का मल्टीप्लायर देखा जाए तो वो किसके बराबर होगा? ओमेगा के बराबर होगा। ओमेगा है जी 1.5 इंटू 10⁻11, ओमेगा होता है 2π/T। तो 1.5 इंटू 10⁻11। आपको क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए क्या? तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो 2π इंटू न्यू दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11। तो न्यू इज इक्वल टू कितना आ गया? 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाय क्या? 2π, डिवाइड बाय 2π। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ये आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ठीक है ना, न्यू की वैल्यू। लैम्डा भी आ गया, न्यू भी आ गया। तो अब आप देखिए कि आपका बी नोट किसके बराबर है? मैक्सिमम वैल्यू कितने बराबर होगी? साइन की वैल्यू अगर +1 के बराबर आ जाए तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। एक बात आप याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ई और बी में क्या रिलेशन होता है? ई और बी में रिलेशन होता है कि ई नोट अपॉन बी नोट इज इक्वल टू सी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ ईएम वेव। तो ई नोट इज इक्वल टू सी टाइम्स दैट ऑफ बी नोट। तो सी टाइम्स सी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁻8। बी नोट की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁻7, यानी कि 3 इंटू 6, यानी कि 60। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर लिख दो। ठीक है, या फोर्स की न्यूटन पर कूलम भी आप लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम भी आप लिख सकते हैं बेटा। ठीक है ना, न्यूटन पर कूलम भी आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको ना ये रिलेशन याद होना चाहिए। कोई भी वेव की इक्वेशन आपको दे रखी हो, इस रिलेशन के साथ कंपेयर करना आपको सही से आना चाहिए, फिर अब कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनके न्यूमेरिकल्स में। स्पेशली इनके न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाएंगी जब आपको ये वेव की इक्वेशन पता होगा। जब आपसे चाहे मैग्नेटिक फील्ड की कंपैरिजन करा लो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरिजन करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप। ठीक है ना, उसके बाद देखिए भाई, हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव। देखो भी बच्चा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे कैसे हमें एक्सप्लेन करनी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स सारी की सारी। चलो जी, हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पे। देखो जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव, हमारा आर्टिकल है कि ईएम वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड हमने यूज करा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होती है। ठीक है, देखो, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होती है। इनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इनकी स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है c इज इक्वल टू 1/μ0 ε। ठीक है, सबसे पहली बात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव की सबसे पहली बात कि these are produced by accelerated or oscillating charge. These are produced by
ऑसिलेटिंग चार्ज, ऑसिलेटिंग चार्ज जो चार्ज ऑसिलेट करता है, ठीक है, या एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेटेड भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि इसके बाद दीज डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, फॉर प्रोपगेशन। थर्ड देखिए जी, तीसरी क्या बात है कि इनकी जो स्पीड होती है वो होती है जी 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, C is equal to μ0 एप्सिलॉन। चौथी बात देखिए जी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड E and B varies perpendicular to each other, perpendicular to each other, एक दूसरे का परपेंडिकुलर वेरिएशन होगा यहाँ पे। फिफ्थ बात लिखो जी इसकी प्रॉपर्टी के अंदर, देखो जी हमने कहा कि E and V varies perpendicular to each other and direction of wave will also be perpendicular to plane containing E and V. Direction of wave is given by E वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, B वेक्टर के साथ, E वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, B वेक्टर के साथ, ये उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। ऑसिलेशन जो होंगे E एंड B के वो सेम फेज में होंगे, of E and B are in same phase, in same phase, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी जो स्पीड रहती है, इनकी जो स्पीड यहां से आएगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर ही आएगी, ठीक है। उसके बाद है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक इज लेस देन c। उसके बाद है एनर्जी is equally distributed between electric and magnetic field vectors. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का, ठीक है ना। एनर्जी का क्या रहेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इलेक्ट्रिक के लिए और मैग्नेटिक के लिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने वाली डिवाइस होती है कैपेसिटर, और कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है ½ CV²। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करने वाली डिवाइस होती है इंडक्टर, और इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है दैट इज ½ Li², ठीक है ना, ½ Li²। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल और ये आपके पास है मैग्नेटिक, ठीक है। दोनों की दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें टोटल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, टोटल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा वो ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होगा वो ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम लाइट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वो ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम बोलते हैं लाइट वेक्टर,
उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, लाइट वेक्टर बोलते हैं, ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और आपको पता ही है कि ये गामा रेज के इक्वल होती है, गामा रेज के ऊपर ना कोई चार्ज होता ना कोई मास होता, इसलिए नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ना इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होती है। अब हम इनकी एनर्जी डेंसिटी भी आपको बता देते हैं कि यहाँ पे बात करी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की और दूसरे मैग्नेटिक की। तो मान लीजिए ये आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच जो सेपरेशन है वो डी के बराबर है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो आपका डी के बराबर है, डी बी द सेपरेशन। एक है आपकी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट। हर प्लेट का एरिया ए के बराबर है, इसका भी एरिया ए के बराबर है। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ऑफ कोर्स एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर, सही बात है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। अब आप मेरे को बताइए कि कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो आप कहोगे सर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर होता है। और पोटेंशियल किसके बराबर होता है, पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो ई का भी स्क्वायर करो, और लेंथ कितनी है डी, तो डी का भी स्क्वायर करो। तो एक डी से एक डी कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो एनर्जी को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं ए इंटू डी से, इधर भी ए इंटू डी से मैं डिवाइड कर दूं, तो फिर मेरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा देख लो, ठीक है।